सामान्य अध्ययन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, वही सामान्य अध्ययन या वही जीएस हमें इस एग्जाम के लिए भी पढ़ना होगा, जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। यदि हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ जो अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या पास्ट में, क्या अतीत में घटित हुई घटनाएं या सारी की सारी घटनाएं इतिहास होती हैं? जी ऐसा जरूरी नहीं है। अतीत में सारी की सारी घटित हुई घटनाएं ही इतिहास हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास साक्ष्य है, उन घटनाओं को आप इतिहास कह सकते हैं। ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये जो इतिहास या जिसे हम हिस्ट्री कह रहे हैं, ये हिस्ट्री शब्द बना है एक ग्रीक वर्ड, एक यूनानी शब्द से, और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे वो यूनानी शब्द कहलाता है हिस्टोरिया। वो यूनानी शब्द कहलाता है हिस्टोरिया। और ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिया एक यूनानी शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी ज्ञान मिलता है, हमें जो भी नॉलेज मिलती है, उसी को यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। और सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन, एक यूनानी व्यक्ति, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन ही था, एक यूनानी व्यक्ति ही था, जिसने एक पुस्तक लिखकर, इस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। और आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, इसी हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने ही सबसे पहले हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। कहने का मतलब, ये काम सबसे पहले किसने किया? हेरोडोटस ने किया। और क्योंकि ये काम सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा किया गया, इसीलिए हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस कहलाता है इतिहास का पिता। हेरोडोटस को ही कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता। तो मैंने कहा कि अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो डेफिनेटली हुई हैं, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाले ही एक ग्रंथ को, एक टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। लेकिन के बारे में जानकारी के हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत हमारे पास होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, और आप समझते होंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब क्या है। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, पुरातात्विक स्रोतों में हम इंक्लूड करते हैं इंस्क्रिप्शंस को, यानी कि अभिलेखों को। इसमें हम इंक्लूड करते हैं मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों को। इसमें हम इंक्लूड करते हैं कॉइन्स, सिक्के। इसी में हम इंक्लूड करते हैं स्टैचूज, यानी कि मूर्तियां। और इसी में स्टील्स, मोहरें आदि एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इनको हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इन सारी की सारी पुरातात्विक चीजों का अध्ययन करना, इन्हें संरक्षण प्रदान करना, इनकी खोज करना, इन पर स्टडी करने का काम एक डिपार्टमेंट का होता है, जिसे हम ASI डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर एक प्रकार के सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, तो दूसरे टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत। अगर एक तरफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ लिटरेरी सोर्सेज भी हो सकते हैं या साहित्यिक स्रोत। और यदि हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें, तो नाम से पता चल रहा होगा, इसमें हम इंक्लूड करते हैं पुस्तकों को, ग्रंथों को, उन बुक्स को जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी जानकारी देने वाले ही ऐसे ही जानकारी देने वाले सोर्सेज को हम लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो ध्यान रखेंगे, या तो ये रिलीजियस हो सकते हैं, या तो ये धार्मिक हो सकते हैं, या ये नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक हो सकते हैं। अगर हम रिलीजियस की बात करें तो इसके हमारे पास n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारे पास रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है, पुराण है। ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जिन्हें हम रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज कह सकते हैं, जिन्हें हम धार्मिक साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं, क्योंकि वो लिखित रूप में हमारे पास है। और वहीं दूसरी तरफ
वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉन रिलीजियस की बात करें तो हमारे पास नॉन रिलीजियस के भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास चाणक्य का अर्थशास्त्र है, मैगस्थनीज की इंडिका है, पतंजलि का महाभाष्य है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारे के सारे वो पुस्तकें हैं, वो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो गैर धार्मिक है, नॉन रिलीजियस हैं। और तीसरे प्रकार के ये हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, यानी कि विदेशी यात्रियों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। अब ये विदेशी यात्रियों का विवरण क्या है? आप जानते हैं कि एंशिएंट पीरियड से ही, प्राचीन काल से ही समय समय पर हमारे देश में विभिन्न यात्रियों का आवागमन रहा है। कुछ यात्री हमारे देश में आए जिन्होंने यहां पर आकर कुछ समय व्यतीत किया, और कुछ समय यहां पर व्यतीत करने के बाद वो वापस अपने अपने देशों में लौट गए। और जब अपने देशों में जाकर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी यात्रा का वृत्तांत लिखा, उसे एक्सप्लेन किया, तो उसमें जमकर बखान किया हमारे देश के बारे में। जैसे आप जानते हो कि गुप्त काल का सबसे महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया। कुछ समय उसने भारत में बिताया, फिर अपने वृत्तांतों में उसने भारत की चर्चा की। पुष्यभूति वंश का महानतम राजा हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया, जिसे हम वेन सांग के नाम से जानते हैं। इसी ने सियुकी नामक एक पुस्तक लिखी और अपने वृत्तांतों में हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का उसने वर्णन किया। कहने का मतलब, ये हमें जानकारी कहां से मिली? एक फॉरेनर ट्रैवलर से, एक विदेशी यात्री से। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी और तुगलक वंश में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री भारत आया, जिसका नाम इब्न बतूता था। और इस इब्न बतूता ने भी उस समय की दिल्ली सल्तनत का वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया, जिसका नाम था रेहला। कहने का मतलब, ये भारतीय नहीं थे, ये विदेशी थे, लेकिन इनके वृत्तांतों से हमें अपने अतीत के बारे में भी जानकारी मिलती है। कहने का मतलब, अगर हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और वो इन दोनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है, इसका मतलब हम उसे इतिहास कह सकते हैं, उसे हिस्ट्री कह सकते हैं। लेकिन अगर उस घटना के होने का हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्स नहीं है, या कोई उसका हमारे पास पुरातात्विक या साहित्यिक प्रमाण नहीं है, तो हम उसे हिस्ट्री नहीं कह सकते। फिर तो वो केवल और केवल क्या है? फिर तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट है, एक अतीत है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड द पास्ट। जो सोर्सेस पर आधारित है, जो स्रोतों पर आधारित है, वही इतिहास है, वही हिस्ट्री है। लेकिन अगर किसी घटना के घटित होने का हमारे पास किसी प्रकार का कोई सोर्स नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, फिर आप उसे केवल अतीत कहेंगे, उसे हिस्ट्री आप नहीं कह सकते। तो ध्यान रखेंगे, जब हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जीएस या जनरल स्टडीज में इतिहास पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के बारे में, तो हमें इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के बारे में बात करनी है। और आप जानते होंगे कि यदि हम अध्ययन करने की दृष्टि से बात करें, तो इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। भारतीय इतिहास को हम 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया। जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत। जिसमें सबसे पहला पीरियड कहलाता है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। इसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। दूसरा मेजर पार्ट कहलाता है मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और ध्यान रखेंगे, तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। इन तीन मेजर पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अब अगर आप इन तीनों हिस्ट्रीज को आपस में कंपेयर करेंगे, आपस में इनकी तुलना करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों पार्ट्स में, इन तीनों हिस्ट्रीज में सबसे लंबा और सबसे पुराना भाग कौन सा रहा? एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। इसीलिए एंशिएंट इंडिया कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। इसीलिए हम प्राचीन भारत को फर्दर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कहलाता है सबसे पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड।
प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पीरियड कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। मैं थोड़ा सा जानबूझकर छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक ही बोर्ड पर पूरा का पूरा लेआउट बनाकर आपको दिखाना है, तो आप परेशान मत होइएगा। सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए है। अगर बात समझ में आ गई तो सारी बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। और तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आधे ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों कालों में, इन तीनों पीरियड्स में आपस में डिफरेंस क्या है? अब इनमें डिफरेंस क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल वो काल है जो केवल अवशेषों पर आधारित है, लेकिन इसका कोई भी लिखित साक्ष्य या कोई भी रिटन सोर्स हमारे पास नहीं है। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आधारित है। इस समय का हमें कोई रिटन सोर्स नहीं मिलता है। कहने का मतलब उस समय मनुष्य के अंदर सभ्यता नहीं थी, मनुष्य सभ्य नहीं था और मनुष्य के द्वारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, साथ में रिटन सोर्स भी हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं। लेकिन जितने भी रिटन सोर्स हमें मिले हैं, जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। कहने का मतलब मनुष्य के द्वारा तो लिपियों का आविष्कार कर लिया गया था, लेकिन मनुष्य ने अपनी लिपियों में क्या लिखा और क्या कन्वे करने की कोशिश की, ये आज तक भी हम समझ नहीं पाए। और क्योंकि आज तक समझ नहीं पाए, इसीलिए उसको हमने क्या कह दिया? वो कहलाया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं, और जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन्हें पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है। उस पीरियड को कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। इसके बाद इन तीनों पीरियड्स को अगर आप आपस में कंपेयर करके देखेंगे, इनकी तुलना आपस में करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे पुराना और सबसे लंबा पीरियड रहा प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसीलिए हम इसको 2 एजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहली कहलाती है स्टोन एज, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पाषाण युग। स्टोन एज या पाषाण युग। और दूसरी एज कहलाती है कॉपर एज, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं ताम्र युग। काफी कुछ नाम से भी पता चल रहा है, काफी कुछ नाम पढ़कर भी पता चल रहा है। जिस युग में, जिस एज में मनुष्य स्टोन्स या केवल पत्थरों का या केवल पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, उसी एज को, उसी युग को क्या कहा जाता है? स्टोन एज कहा जाता है, पाषाण युग कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली धातु जो खोजी गई वो कौन सी थी? कॉपर, वो थी तांबा। और जब मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, कॉपर का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज। तो हम प्रवेश कर गए ताम्र युग में, तो हम कॉपर एज या ताम्र युग में प्रवेश कर गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया तो पत्थरों का इस्तेमाल छोड़ दिया। अब वो पीरियड आया जिसमें हम पत्थर और तांबे दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए कॉपर एज या ताम्र युग को आप चालकोलिथिक पीरियड भी कह सकते हैं, आप इसे ताम्र पाषाण काल भी कह सकते हैं। अब इन दोनों एजेस में से अगर आप दोनों एजेस को आपस में कंपेयर करोगे और पता करोगे कि इसमें सबसे ज्यादा लंबी एज और ज्यादा पुरानी एज कौन सी है, तो दैट इज स्टोन एज। इसीलिए दोस्तों स्टोन एज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। इसीलिए हम स्टोन एज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 महत्वपूर्ण भागों में, जिसमें सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड। सबसे पहला पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड और तीसरा नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को ही हिंदी में कहा जाता है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। मेसोलिथिक पीरियड को कहा जाता है मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक पीरियड को कहा जाता है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया, लेकिन अभी तक मनुष्य को आग का इस्तेमाल करना नहीं आता था। मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं थी, वो एक असभ्य था और फूड गैदरर हुआ करता था। और वो फूड गैदरर हुआ करता था, यानी कि उसका मुख्य कार्य था अपने लिए भोजन इकट्ठा करना, भोजन संग्रहण करना। एक स्थान से दूसरे स्थान को बदल बदल कर वो रहा करता था। पत्थरों के बड़े बड़े औजार उसने बनाए थे जानवरों का शिकार करने के लिए, अपने लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए। उसी पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। लेकिन धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट हुई एंड ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, और मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। और जिस काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया वही कहलाया मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। धीरे धीरे
ह्यूमन ब्रेन की और डेवलपमेंट हुई, मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ। और ध्यान रखेंगे, मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक पीरियड। और नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा एग्रीकल्चर या कृषि की शुरुआत की गई। मनुष्य के द्वारा एग्रीकल्चर या कृषि की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल में की गई। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लगभग हमने आधा बोर्ड भर लिया है और हमने केवल और केवल को इतिहास को हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। लेकिन हम ये तो समझ पा रहे हैं कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली कितनी पुरानी बात कर रहे हैं ये हमें बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम यहां पर तारीखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम यही सीखेंगे कि हिस्ट्री में तारीखों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि तारीखों के बिना इतिहास व्यर्थ है, बेकार है। जब तक हमें कोई भी तारीख के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हमें किसी चीज के बारे में सटीक जानकारी कैसे मिलेगी, क्योंकि सटीक जानकारी तो तिथियों के आधार पर ही मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि हम हिस्ट्री में तिथियों का इस्तेमाल या डेट्स को यूज कैसे करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि आज चल रहा है वर्ष 2023, और अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो वर्ष 2023 चल रहा है ये किस कैलेंडर के अनुसार चल रहा है, तो आप जानते होंगे इस कैलेंडर को क्या कहा जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ये कैलेंडर कभी ईसाइयों के पोप ग्रेगोरी के द्वारा बनाया गया था, और ये कैलेंडर चलता है जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के जन्म के आधार पर। कहने का मतलब ऐसा माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, बस तभी से इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो अगर आज वर्ष 2023 है तो हमें बैक जाना है। कभी 1000 भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, कभी 100 भी रहा होगा, जी बिल्कुल रहा होगा, और कभी 0 भी रहा होगा। कहने का मतलब यही वो समय है जहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। इसका मतलब यही समय है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म का। यही वो समय है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी, लोग नहीं थे, शासक नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, वंश नहीं थे, सब कुछ था। बस वही जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले एग्जिस्ट करता था उसी को हम डिनोट करते हैं और लिखते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब इस तारीख को हम याद या इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कहूंगा कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 100 BC। अगर मैं आपसे कहूंगा ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, 500 BC। ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, 1000 BC। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, 2500 BC। ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, 5 लाख BC, एंड सो ऑन। जितना पीछे जाते रहेंगे आप, जितना पीछे जाते रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे उसमें हम उतने ही ईयर्स ऐड करते रहेंगे और साथ में BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट को जोड़ते रहेंगे। पढ़ने की शुरुआत करनी है ईसा मसीह के जन्म से भी 5 लाख साल पहले से। तो अगर हम यहां से घटनाएं पढ़ते आएंगे और सबसे पहले पहुंचेंगे 0 तक, तो आप देख सकते हैं कि तिथियां बढ़ते हुए क्रम में नहीं बल्कि घटते हुए क्रम में चल रही हैं। यानी कि तिथियां इंक्रीज नहीं होंगी बल्कि डिक्रीज होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। तो बताइए गौतम बुद्ध कितने वर्ष जीवित रहे? हाँ जी, गौतम बुद्ध कितने वर्ष जीवित रहे? तो हम सब जानते हैं 80 वर्ष, क्योंकि चाहे 483 से 563 तक पहुंचे, चाहे 563 से 483, ट्रैवल कितना करना है, ईयर्स का डिफरेंस कितना है, 80 वर्ष। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ और मृत्यु 468 BC में हो गई। तो आपसे पूछेंगे बताइए महावीर स्वामी कितने वर्ष जीवित रहे? तो बिल्कुल दोनों में डिफरेंस कितना है, 72 साल का। तो महावीर स्वामी जीवित रहे 72 ईयर्स, 72 वर्ष। एक्चुअली मेरे भाई क्या होता है ना, देखो आजकल एक जमाना हुआ करता था जब टीचर और जो स्टूडेंट का संबंध हुआ करता था, जो रिश्ता हुआ करता था, वो बेहद नेक और पवित्र हुआ करता था, है ना। आजकल सारी की सारी चीजें कॉमर्शियल हैं, ये आप जानते हैं। आज मास्टर भी कॉमर्शियल है और बच्चे भी, है ना। आजकल आपको पता है टीचर्स का काम है आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना, आपका काम है कई सारी जगहों से कंटेंट को इकट्ठा करके उसे आपस में कंपेयर करना, और फिर आपको खुद, है ना, आपका खुद ये फिर काम होता है कि एनालाइज करना कौन सही, कौन गलत, कौन बेटर, कौन महान, कौन तुच्छ। ये सारी की सारी थे वो छात्र जिन्होंने आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया, या अब पहुंच गए 0 पर। 0 का मतलब वो समय जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, क्या उस ईयर को आप 0 ईयर कहेंगे? जी नहीं, आप उसे कहेंगे एडी। एडी इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है एनो डोमिनी।
एनो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड। एनो डोमिनी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट वॉज बॉर्न, वो वर्ष जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसी को इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ वैसे ही शुरू हो गया कॉमन एरा, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं ईसवी। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म होते ही पहला वर्ष शुरू हुआ, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 100, 500, 1000, 2023। इसका मतलब अब तिथियां घटते हुए क्रम में नहीं बढ़ते हुए क्रम में चल रही हैं और हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चलेंगी भाई। मुगल बादशाह औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ, मृत्यु 1707 में हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ, 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ना मैंने तिथि के साथ बीसी लगाया ना एडी लगाया। कहने का मतलब ये कॉमन एरा है, ये एडी है, ये ईसवी है। और अगर आप इसको सीई लिख सकते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। समझ में आ गया तारीखों का इस्तेमाल कैसे करना है? तो चलिए तारीखों का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो ध्यान रखेंगे 5 लाख बीसी से लेकर लगभग 8000 बीसी तक का पीरियड कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का पीरियड कहलाता है मध्य पाषाण काल, और 4000 बीसी से लेकर लगभग 2500 बीसी तक का पीरियड कहलाता है नव पाषाण काल। लेकिन जब हम नव पाषाण काल में थे और ईसा मसीह को जन्म लेने में बाकी थे लगभग 3000 साल, तो मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली धातु यानी कि कॉपर को खोज लिया गया, और 3000 बीसी से लगभग 2000 बीसी तक का जो पीरियड है उसी को हमने कहा ताम्र युग, उसी को हमने कहा कॉपर एज, या उसी को हमने कहा चाल्कोलिथिक पीरियड। और जैसे ही हम 2500 बीसी में पहुंचे, यानी कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में लगभग 2500 साल बाकी थे, 2500 ईयर्स बचे थे, तो मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया। यानी कि हम प्रवेश कर गए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, और यहीं पर हमारे देश में सबसे पहली सिविलाइजेशन शुरू हुई, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहीं पर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कॉपर में टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया या कांसे का निर्माण किया। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, जो अपने मैच्योर्ड पीरियड में, परिपक्व चरण में 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक चलती रही। और उसी के बाद एक और ग्रामीण सभ्यता शुरू हुई। भाई ये तो शहरी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता भी शुरू हुई, जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता कहते हैं। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी यानी कि 900 साल ये सभ्यता चली। जैसे ही हम पहुंचे 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व, तो 600 ईसा पूर्व के बाद कि जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन सबको पढ़ने में सफलता हासिल कर ली गई। यानी कि 600 बीसी से लेकर 712 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसी को हम ऐतिहासिक काल में कवर करते हैं, जो लगभग 1312 साल का पीरियड है। जैसे ही हम पहुंचे 712 ईस्वी में, जैसे ही हम पहुंचे 712 एडी में, तो आप जानते हैं कि 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुआ। और आप जानते हैं कि वो मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु तक, ये जो लगभग 1000 साल का पीरियड है, इसी में हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं भारत में मुस्लिम शासन। और 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है दैट इज मॉडर्न इंडिया। उसी को हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के रूप में, जिसमें हम पढ़ते हैं भारत में ब्रिटिश रूल या भारत में ब्रिटिश शासन। लेकिन 1707 से 1947 के ही पीरियड में एक पार्ट होता है 1885 से लेकर 1947 तक। और ध्यान रखेंगे दिस इज नोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसी पीरियड में हमें पढ़ना होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि पार्ट है मॉडर्न इंडिया का।